हेलो बच्चों, आज का वीडियो है लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9th का, जिसमें पहला वीडियो हमारा है चुनावी राजनीति से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे चुनाव की राजनीति क्या है, हमारे राज्य में हमारे देश में चुनाव होते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुनाव क्या है। तो चुनाव जनता द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को कुछ समय के अंतराल पर बदलते रहते हैं। अगर उसका काम हमें पसंद नहीं आता है तो हम अगले प्रतिनिधि को चुनते हैं, और अगर हमें उसका काम पसंद आता है तो हम इस बार भी उसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चुनाव। बच्चों, यह क्लिप आपके एनसीईआरटी के बुक से ली गई है। यह क्लिप हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एक संक्षिप्त ब्यौरा है। इसमें दिखाया गया है आधी रात के बाद का समय है। उत्सुक भीड़ सड़क के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले। तो जब भी कोई गाड़ी वो लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके नेता आ चुके हैं, और वे लोग उसी उम्मीद में खड़े हो जाते हैं। उन नेता का नाम है श्री देवीलाल। वह हरियाणा के संघर्ष समिति का प्रमुख है, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। श्री देवीलाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आज 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीने से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपने चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अर्थात वो अपने चुनाव के लिए अपने वोटों को या फिर अपने वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ताकि उनके वोटर उन्हें वोट दें। अब हम जानते हैं चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाए गए नए दल का। चौधरी देवीलाल ने 1982 में एक आंदोलन चलाया, जिसे न्याय युद्ध आंदोलन के नाम से जाना गया, और इसी का परिणाम स्वरूप एक नए दल लोक दल का गठन हुआ और चौधरी देवीलाल उस दल के मुखिया बने। अब हम लोग जानेंगे चौधरी देवीलाल का चुनावी अभियान। दोस्तों, यह फोटो हमारे उन चौधरी देवीलाल का है। वर्ष 1987 के विधानसभा के चुनाव के अभियान में देवीलाल ने मतदाताओं से यह वादा किया कि यदि उनके दल की जीत होती है तो उनकी सरकार किसानों और लघु उद्योगपतियों का ऋण माफ़ करेगी। इसका मतलब कि उन्होंने लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार को अगर अधिक से अधिक वोट मिलता है और उनकी सरकार सत्ता में आती है तो छोटे उद्योग का मालिकों को या फिर छोटे किसान तबके के लोगों को ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। मतदाता देवीलाल के वादों की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने अपना मतदान लोक दल के पक्ष में किया, जिसकी वजह से 90 में से 76 स्थानों पर लोक दल ने विजय प्राप्त की। लोक दल के नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने देवीलाल को अपना नेता चुना और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है तो उसे मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है, और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होता है और उसकी सरकार सत्ता में होती है तो उसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगली कड़ी में हम लोग जानेंगे कि चुनाव की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। चुनाव की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसलिए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव का होना आवश्यक माना जाता है। इसका अर्थ है कि अगर हमें किसी भी उम्मीदवार को या किसी व्यक्ति के काम से अगर हमें खुश हैं तो हम उसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और उसे प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को ही हम चुनाव कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चुनाव में मतदाता कई तरह से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। सबसे पहला है वह अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो उसके लिए बहुत सही काम कर रहा है हम लोग उसका चुनाव करते हैं। दूसरा है वह सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वाले का चुनाव करते हैं। इसका अर्थ है कि जो उसको सरकार चलाने की क्षमता है उसे हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि वह उस कानून का या फिर उस कानून का पालन करने वाले पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलती है या फिर किसी भी काम के प्रति बिल्कुल सही निर्णय लेती है। अब हम लोग जानते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं।
चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार हैं कि हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा उपलब्ध हो। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा हो चुनाव करने की, अपने प्रतिनिधि को चुनने की, वह चुनाव कर सकता है। दूसरा है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। इसका अर्थ कि जो कोई भी चाहता है कि मैं अपनी जनता के अच्छे से सेवा कर पाऊँगा, वह चुनाव में उतर सकता है। तीसरा है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। इसका मतलब कि चुनाव समय समय पर मिलता रहे, यानी कि जितने समय के अंतराल पर किसी भी जगह पर चुनाव होते हैं उतने समय के अंतराल पर ही वहाँ पे चुनाव हो। अगला, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, मतलब कि इंसान अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर सके। और पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। इसका मतलब कि किसी भी चुनाव में किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से चुनाव होना चाहिए। अब हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? चलिए इसके जवाब को जानते हैं। चुनाव पूर्ण रूप से प्रतिद्वंद्विता का विषय है। चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल जनता का विश्वास और मत प्राप्त करना चाहते हैं और यहीं से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का प्रारंभ होता है। इसका मतलब कि लोग जो फिर प्रतिनिधि उतारते हैं चुनाव में, वह सब एक दूसरे से टक्कर में रहते हैं और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और चाहते हैं कि सरकार या फिर सत्ता उसी के हाथ में आए। इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कई प्रकार की कमियां भी है जिसे हम लोग अभी जानते हैं। पहला है, पार्टी पॉलिटिक्स जैसी समस्या दिखाई देती है जिससे समाज में अनेकता और गुटवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसका अर्थ है कि अधिक जनसंख्या वाले लोग छोटे जनसंख्या वाले लोगों को दबा देते हैं। दूसरा है, चुनाव जीतने की प्रक्रिया में लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाने का अर्थ है कि लोग चुनाव से पहले या फिर चुनाव होने वाली तिथि से एक दिन पहले रात्रि को जगह जगह घूमकर लोगों को कुछ पैसे देते हैं जिसकी मदद से वो उन लोगों का वोट खरीद सकें और अपनी सरकार को बना सकें। तीसरा है, अनेक बार चुनावी प्रतिस्पर्धा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसमें कई अच्छे लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसका मतलब कि चुनावी प्रतिस्पर्धा में एक ऐसा माहौल बन जाता है जिससे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, वह इस चुनाव के चक्कर में पड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें संतुष्टि नहीं होती, वो इस चुनाव से खुश नहीं होते, क्योंकि प्रतिनिधि का चुनाव पहले से ही तय होता है या फिर उसके लिए गुटबाजी या फिर हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी कड़ी में हमारे पास एक तस्वीर है जिसमें उम्मीदवार को वोटर ने उल्टा लटकाया है। इसमें उम्मीदवार कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, लेकिन वोटर कहता है कि मेरे पास वोट है। आगे हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में क्या क्या गुण हैं। पहला है, निश्चित अंतराल पर होने वाली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता उम्मीदवार तथा लोगों को लाभान्वित करती है। दूसरा, राजनीतिक दलों के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करती है, अर्थात राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होने के कारण किस दल के नेताओं का या फिर उम्मीदवार का क्या मंशा है, क्या वे सोच रखते हैं, यह हमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के माध्यम से मालूम चल जाता है और इसके तरीके से हम लोग सही उम्मीदवार का चयन कर पाते हैं। तीसरा है, नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है, क्योंकि वह चाहते हैं या जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दा को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बनेगी। इसका मतलब कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे लोग जनता के भलाई के लिए भी सोचते हैं। चौथा है, यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मतदाताओं को सबसे अच्छी सरकार चुनने का अधिकार देती है, जिसके तरीके से वे लोग कौन सी अच्छी सरकार है इस बात का चयन कर पाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अमेजिंग नॉलेज वर्ल्ड और इस वीडियो को जितना चाहे आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।